private property and social justice, निजी संपत्ति व सामाजिक न्याय। निजी संपत्ति और सामाजिक न्याय। रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश रूल। क्या क्या था जी? ब्रिटिश सरकार में या ब्रिटिश सरकार का रेवेन्यू सिस्टम क्या क्या था भारत में? महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और एक लैंड होल्डर सिस्टम था या जमींदारी व्यवस्था। ठीक। भूमि क्या है? व्हाट इज द लैंड? नहीं कहते ये मेरी भूमि है, ये तुम्हारी भूमि। अब ओनरशिप राइट है, स्वामित्व, लेकिन इंडिविजुअल नहीं बोला था। इंडिविजुअल ओनरशिप राइट है। ओनरशिप समाज का भी हो सकता है, सरकार का भी हो सकता है, ट्रस्ट का भी हो सकता है। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत। समझ में आ गई बात? अब सपोज दैट, सुनना है होता क्या है, हम डिफाइन कर देते हैं कि है कैसा, ये क्लियर हो जाएगा। तुम लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री में रूसो पढ़ा था। ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी का प्रोसेस क्या है? मिनिमम पॉपुलेशन एंड मैक्सिमम नेचुरल प्रोडक्ट। मिनिमम पॉपुलेशन एंड मैक्सिमम नेचुरल प्रोडक्ट। समझ रहे? यानी मीन्स कि लेने वाले लोग कम हैं और वस्तु ज्यादा है। इसीलिए मैंने तुम लोगों से पूछा था, याद करना, कि पार्टी में जाते हैं, खाने वाले लोग कम हैं और खाना अधिक है, तो क्या कहोगे? अरे चलो चलते हैं ना, खाना खा लेते हैं। और दूसरी पार्टी में गए, खाना कम है, खाने वाले अधिक हैं, तो कहेगा कि भाई सब तो सुनिए, अरे खाना खा के आते हैं तो बात करते हैं आपसे। हाँ हाँ, तो ये चीजें रूसो का यही मानना कि मिनिमम पॉपुलेशन है और मैक्सिमम नेचुरल प्रोडक्ट है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट पर अपनी ओनरशिप को डिफाइन नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ कर गई और नेचुरल प्रोडक्ट उतना ही है। नेचुरल प्रोडक्ट उतना ही है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा नहीं। तब एक व्यक्ति उठता है और एक भूमि को घेरता है और कहता है कि ये मेरा है और ये तुम्हारा है। एंड आई एंड यू का कंसेप्ट ही प्रॉपर्टी है। समझ में आई बात? यानी मीन्स कि जब पॉपुलेशन बढ़ गई और लेने वाले लोग अधिक हो गए, तो एक व्यक्ति क्या किया? एक भूमि पर अपनी बाउंड्री खींची और कहा कि ये मेरा है और ये तुम्हारा। यानी आई एंड यू नहीं, ओनरशिप को जन्म दे दिया। ठीक। अब जब ये और ये दो चीजें हो गई, अब इसी पर तुम कहोगे ये मेरा खेत है, एग्रीकल्चर लैंड है, ये उसका एग्रीकल्चर लैंड है, ये इसका मकान है, यह उसका मकान है। ओनरशिप आ गई कि नहीं है? और यह ओनरशिप क्या है? इंडिविजुअल ओनरशिप है। सिचुएशन क्या थी ब्रिटिश लैंड होल्डर सिस्टम में, जमींदारी व्यवस्था में? भूमि पर कुछ लोगों का मोनोपोली थी, ओनरशिप था। यानी जमींदारी व्यवस्था में भूमि पर कुछ लोगों की क्या है? ओनरशिप है और मैक्सिमम लोग ओनरलेस है। और ये स्थिति कहां पर है? रूरल सोसाइटी में। और इंडियन सोसाइटी
का लगभग 70 to 75% आफ्टर फ्रीडम कैसी है? रूरल सोसाइटी है। प्लस इकोनॉमिकल, अगर दृष्टि से देखा जाए, इकोनॉमिकल अप्रोच से देखा जाए, तो आफ्टर फ्रीडम द पोजीशन ऑफ इंडिया कैसी है? बहुत ही कमजोर है। इसलिए अगर भारत को अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ को डेवलप करना है तो अपने सोशल सिस्टम को भी डेवलप करना पड़ेगा, अपने इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसलिए जब गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के सामने कई चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस सिर्फ एक ही चैलेंज नहीं है कि सिर्फ इसी चैलेंजेस को रोकना है, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजेस यही था, क्योंकि जो लैंड होल्डर सिस्टम है, जमींदारी व्यवस्था, इस जमींदारी व्यवस्था के कारण या इस जमींदारी व्यवस्था की स्थिति को लेकर समाज में और बेसिकली रूरल सोसाइटी में प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या थी कि लैंड होल्डर लोग यानी जमींदार लोग लैंडलेस पर्सन का क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। और ये शोषण इकोनॉमिकल शोषण भी था, फिजिकली शोषण भी था, सोशली एक्सप्लॉयटेशन भी था। अब इन सभी स्थितियों से अगर बाहर निकलना था तो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को इस एरिया में बहुत ज्यादा वर्क करना था। एक प्रॉब्लम यहां तक तो क्लियर हो गया। अब अगर सरकार, और यहां पर है लैंड क्या है? इंडिविजुअल ओनरशिप है, व्यक्तिगत स्वामित्व है, व्यक्तिगत स्वामित्व, ठीक, या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। क्लियर? अब रिजल्ट क्या निकलता है कि इस भूमि पर कुछ लोगों का एकाधिकार है और मैक्सिमम लोग इस अधिकार से क्या है? वंचित है। अब दूसरी पोजीशन आप, बिफोर 44 अमेंडमेंट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 एज ए फंडामेंटल राइट। क्लियर? एनिमीज 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। क्लियर? और मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन आप फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 से मिल रहा है। आर्टिकल 13 से मिल रहा है। आर्टिकल 13 है जुडिशियल रिव्यू, एंड जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ जुडिशरी। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, पावर ऑफ जुडिशरी। अब सुनिए, अगर इस जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है तो उस लॉ से राइट टू प्रॉपर्टी सस्पेंड होगी, राइट टू प्रॉपर्टी सस्पेंड होगी। और राइट टू प्रॉपर्टी अगर सस्पेंड हो रही है तो, और राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट है, तो इस प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन को लेकर व्यक्ति कोर्ट में जाएगा और कोर्ट सरकार के इस पॉलिसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करेगी। इसका मतलब तो यही हो गया कि
इंडियन सोसाइटी हमेशा लैंड होल्डर एंड फार्मर के बीच डिवाइड होगी, यानी कैपेबल और नॉन कैपेबल के बीच क्या हो जाएगी, डिवाइड रहेगी। और जब कैपेबल और नॉन कैपेबल के बीच डिवाइड रहेगी तो अनइक्वलिटी क्या होगी, मैक्सिमम रहेगी या मिनिमाइज होगी, मैक्सिमम रहेगी। समझिएगा, ये प्रॉब्लम थी सरकार के सामने, इसलिए सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब किया क्या जाए। गवर्नमेंट को सामने ये प्रॉब्लम थी कि अगर लैंड होल्डर सिस्टम को डिमोलिश किया जाता है तो डिमोलिश करने के लिए कोई ना कोई लॉ बनाना पड़ेगा, और उस लॉ से व्यक्ति के फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो रहे हैं, और उस समय राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट है, तो व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन को लेकर जुडिशरी यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? नोट कर लिया यहां तक? अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार ने फर्स्ट स्टेप उठाया, यानी मींस फर्स्ट स्टेप है उसका फर्स्ट अमेंडमेंट 1951-52। क्लियर? यानी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951-52, और इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया शेड्यूल जोड़ा जाता है, और वह शेड्यूल है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल जोड़ दिया गया। अब जब 9th शेड्यूल जोड़ दिया गया तो इस शेड्यूल की जो मेरिट थी या कैरेक्टर था कि इस शेड्यूल में जो भी टॉपिक होंगे उस टॉपिक की जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी, इसलिए इसको यूज कर लो। नो जुडिशियल रिव्यू, जीआर का मतलब जुडिशियल रिव्यू इन 9th शेड्यूल। ठीक, अब इसका यहीं पर मतलब समझ लो, फिर आगे भी समझ लो। अगर जुडिशरी इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करती है तो इसका मतलब क्या होगा जी? अगर 9th शेड्यूल के सब्जेक्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाता है तो 9th शेड्यूल का नेचर क्या होगा? फर्स्ट अमेंडमेंट 9th शेड्यूल को ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद ये प्रोसीजर रखा जाता है कि 9th शेड्यूल में जो भी टॉपिक होंगे उस टॉपिक का जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी। इसका मतलब सिर्फ एक होगा कि 9th शेड्यूल इज द नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो जुडिशियल रिव्यू के एरिया में आएगा, अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है तो जुडिशियल रिव्यू वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं। और ये अभी केस नहीं डिफाइन हो रहा, ये मैं जो डिसीजन आपको बोला हूं ये 2007 का है, कोयलो केस का। अब इतना ही ये नेचर रख दिया गया, ये नेचर है कि 9th शेड्यूल में जो भी टॉपिक होंगे उस टॉपिक का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गई बात? अब सेकेंड स्टेप यहां पर आता है, सरकार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट लाई, रिफॉर्म्स एक्ट 1952 लाया। सेकेंड स्टेप क्या हो गया कि लैंड रिफॉर्म एक्ट लैंड रिफॉर्म एंड डिमोलिश ऑफ लैंड होल्डर सिस्टम, यानी भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून 1952 में लाया गया। अब अगर ये एक्ट आ गया तो ये एक्ट क्या कर रहा है? ये एक्ट कर क्या रहा है? ये एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन कर रहा है। ठीक, इसलिए इस एक्ट को लाया गया और इस एक्ट को ले जाकर कहां रख दिया गया? 9th शेड्यूल में अटैच कर दिया गया। 9th शेड्यूल में क्या कर दिया गया? अटैच कर देते हैं। और जब 9th शेड्यूल में अटैच कर देते हैं तो अब लैंड रिफॉर्म एक्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा,
और रूरल सोसाइटी में, जो रूरल सोसाइटी थी, जमींदार और किसानों के बीच अनइक्वलिटी थी, उस अनइक्वलिटी को पाटने के लिए कानून आ गया है। ठीक, अब दूसरा डायमेंशन आइए। जब इस सिस्टम को लागू किया जाता है, इस व्यवस्था को लागू किया गया, तो सरकार के तरफ से यह व्यवस्था की गई कि इससे एक नवीन भारतीय समाज का निर्माण होगा, बेसिकली रूरल एरिया में। और क्योंकि जब रूरल एरिया में न तो कोई जमींदार होगा और न ही किसान होगा, और इस लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क को एडॉप्ट किया गया वह है चकबंदी। चकबंदी का नाम सुना है? चकबंदी लाया गया, और उसके तहत क्या क्या कि एक निश्चित मात्रा से अधिक अगर किसी के पास भूमि है तो उस भूमि को स्टेट ले लेती थी और उसे उन लोगों के बीच बांट देती है जिसके पास भूमि नहीं है। रिजल्ट क्या निकल गया कि जमींदार भी भूमि स्वामी था, हो गया है, और दूसरे तरफ जिसके पास भूमि नहीं है उसके पास भी भूमि हो गई, तो प्रोपोर्शनल इक्वलिटी आ गई। प्रोपोर्शनल इक्वलिटी क्या हो गई? आ गई। एक कंसेप्ट तो ये आ गया। यानी सरकार का प्रयास था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया है, उस लागू करने से ब्रिटिश सरकार जो जमींदारी व्यवस्था या रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत जो जमींदारी व्यवस्था था, उस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया था और किसानों को भूमि विहीन बना दिया गया था। अब इस अधिनियम से या इस एक्ट से यह सिस्टम लागू कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर भूमि उसकी आवश्यकता से अधिक है, यानी मीन्स एक निश्चित सीमा लिमिटेशन लगा दी गई कि इससे अधिक अगर आपके पास भूमि है तो राज्य उस भूमि को ले लेगी और उस भूमि को उन लोगों को दे देगी जिनके पास भूमि नहीं है। रिजल्ट क्या निकलेगा? इस भूमि का रिजल्ट निकला कि भूमिहीन किसानों के पास भी भूमि का स्वामित्व आ गया। ठीक, अब इस भूमिहीन किसानों के पास भी अगर भूमि का स्वामित्व आ जाता है तो सोसाइटी में जो भूमि विहीन और भूमि स्वामित्व के बीच क्लासिफिकेशन था, वह क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। समाज के सभी लोग भूमि स्वामी हो गए, भले ही वह भूमि किसी के पास कम मात्रा में भूमि हुई, किसी के पास ज्यादा मात्रा में भूमि, लेकिन ये चीज तो आ गई। और ये चीजें क्या थी? किसी के पास कम मात्रा में भूमि आ गई, किसी के पास ज्यादा मात्रा में भूमि आ गई। ये क्या है? यही है नेचुरल अनइक्वलिटी, क्योंकि नेचर सभी लोगों को इक्वल कैपेबल नहीं बनाया है कि नहीं? नेचर क्या सभी लोगों को इक्वल कैपेबल बनाया है? तो जब सभी लोगों को इक्वल, तो इसका मतलब कि स्टेट भी प्रोपोर्शनल इक्वलिटी का एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। ठीक, अब ये प्रोसेस शुरू हो गया समाज। उसके बाद दूसरी सिचुएशन आई 2007 में कोहिलो केस आता है, और इस केस ने पूरे नेचर को ही चेंज कर दिया और कहा कि नाइन शेड्यूल यानी इस तरह का जुडिशियल रिव्यू ऑफ द नाइन शेड्यूल का भी जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि नाइन शेड्यूल का अगर जुडिशियल रिव्यू है तो यहां पर हो गया कि नाइन शेड्यूल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जुडिशियल रिव्यू करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा कि नहीं? और जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे तब क्या करेंगे? भाई एक चीज बताओ,
थोड़ा सा यहीं पर कई चीज समझ में आ जाएगी तुम लोग को। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब कहीं कहीं पर आपको ये क्वेश्चन उठाया जाएगा कि पार्लियामेंट नो यूज इन आर्टिकल 368, मान लो ए, यहां पर 368 का यूज नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? ए इज ए नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अमेंडमेंट आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में तभी तो अमेंडमेंट कर रहा है। जैसे जस्ट लाइक तुमको अपने घर में तोड़फोड़ करने में मजा आएगा कि पड़ोसी के घर में? आपका अधिकार आपके घर में है, इसलिए आप अपने घर में कहीं पर भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन आपका अधिकार अगर इसमें नहीं है तो ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। समझ आई बात? ये चीज हमेशा ध्यान, दो चीजें यहीं पर रखना कि नो यूज ऑफ द नो यूज ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन ए सब्जेक्ट, इसका मतलब ए सब्जेक्ट इज ए नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी मीन्स कि ए सब्जेक्ट का अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है तो ए सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अगर ए सब्जेक्ट में अमेंडमेंट नहीं होता है तो ए सब्जेक्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक। तो कोहिनूर केस में इसने कह दिया कि 9th शेड्यूल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो वो जुडिशियल रिव्यू के एरिया में आ जाएगा। सरकार के सामने प्रॉब्लम हो गई कि अब तक तो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने को लेकर सरकार कोई भी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल देती थी और जुडिशरी के इंटरफेयर से बच जाती थी, है कि नहीं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस केस में, अब केस में एक चीज और भी डिसीजन दिया कि 9th शेड्यूल में केवल उन्हीं सब्जेक्टों का जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा जिन सब्जेक्टों को 1973 के पश्चात 9th शेड्यूल में जोड़ा गया है। क्लियर? यानी 9th शेड्यूल में 1973 के पहले जो सब्जेक्ट जोड़े गए थे, समझ रहे हो, उन सब्जेक्टों का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन 9th शेड्यूल में जिन सब्जेक्टों को 9th शेड्यूल में 1973 के पश्चात जोड़ा गया, उन सब्जेक्टों का जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका क्या है, कर देगी। अब दो चीजें यहां पर है। पहली बात कि 1973 में केशवानंद भारती का केस आ जाता है और बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक। दूसरी सिचुएशन क्या है, जुडिशरी का इंटरफेयर है कि 9th शेड्यूल 73 के पहले जो भी सब्जेक्ट 9th शेड्यूल में रखे गए, सुनना है, यही सोशल जस्टिस है। यहीं पे 9th शेड्यूल में 1973 के पहले जो भी सब्जेक्ट रखे गए, उन सभी सब्जेक्टों का ऑब्जेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशल इंटरेस्ट था। यानी सामाजिक हितों की क्या करना था, स्थापना करना। और 1973 के पश्चात जो सब्जेक्ट जोड़े गए हैं वह पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर सरकार जोड़ी है। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ये 2007 में। इस पूरे प्रोसेस से एक चीज मैं और डिफाइन कर देता हूं जो तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां तक पहले, उसके बाद डिसीजन के बाद 9th शेड्यूल में कुल सब्जेक्ट 284 है। टोटल सब्जेक्ट ऑफ 9th शेड्यूल इन 9th टोटल सब्जेक्ट इन 9th शेड्यूल 284। क्लियर? अब सुनना,
यहां तक क्लियर है ना? अब इस पूरे केस को अगर हम एनालाइज करते हैं, अगर पूरे केस को अगर हम एनालाइज करते हैं, तो इससे एक चीज दिखाई है कि नेचर ऑफ इंडियन सोशलिज्म, और ये हो गया फेबियनिज्म, ऑब्लिक डेमोक्रेटिक, ऑब्लिक डेवलपमेंट, फेबियन वाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या विकासवादी समाजवाद। ठीक, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? ठीक, अब आओ सोशलिज्म, इकोनॉमिकल इक्वलिटी। ठीक, अब इस इकोनॉमिकल इक्वलिटी को लेकर सोशलिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला यूटोपियन सोशलिज्म, स्वप्नलोकीय समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म, एंड थर्ड डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक और फेमिनिज्म। 3 ही था। ठीक, अब सुनो, सोशलिज्म का ऑब्जेक्ट है इकोनॉमिकल इक्वलिटी। क्लियर? इस इकोनॉमिकल इक्वलिटी के लिए जो टूल्स एडॉप्ट किए गए, उस टूल्स के बेस पर सोशलिज्म 3 टाइप का हो गया। एक यूटोपियन सोशलिज्म, दूसरा साइंटिफिक सोशलिज्म, तीसरा डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक या फेमिनिज्म। यूटोपियन सोशलिज्म आर्थिक समानता को लेकर थॉट तो देता है, लेकिन इसे इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, यानी रियल वे में स्टेबल करने के लिए कोई टूल्स नहीं दिया। तो इसका थॉट क्या हो गया? स्वप्न की बात हो गई, इसलिए स्वप्नलोकीय समाजवाद आ गया। क्लियर? यानी केवल विचार है, इस विचार को धरातल पर कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए कोई टूल्स नहीं दिया गया, इसलिए इनका विचार क्या हो गया? इसका विचार क्या हो गया? स्वप्नलोकी हो गया। वैज्ञानिक समाजवाद में वे विचारक हैं जिसमें है कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ और स्टालिन। ये कहते हैं कि आर्थिक समानता को लागू करने के लिए रिवोल्यूशन, बाई रिवोल्यूशन यानी क्रांति के माध्यम से स्थापित किया जाए। ठीक, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट फेबियनिज्म कहते हैं कि आर्थिक समानता के लिए रिवोल्यूशन नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस। और भारत में आर्थिक समानता के लिए कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया? भारत में आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया? लैंड रिफॉर्म एक्ट क्या है? कानून है। कानून कौन बनाया? इसलिए अगर कोई पूछे कि भारत के संविधान में जो समाजवाद अडॉप्ट किया गया उसका नेचर क्या है, क्या बताएंगे? फेमिनिज्म। इसी का दूसरा स्टेप चलते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। नेशनलाइजेशन ऑफ, ठीक, अब नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक, 1969 में क्या किया गया? बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी 14 बैंकों का क्या किया गया? नेशनलाइजेशन किया गया। और इस नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के प्रियम्बल में लिखा गया कि बैंक के नेशनलाइजेशन से समाज के कमजोर वर्ग को क्रेडिट मिलेगी और उस ऋण मिलेगी और उस ऋण का यूज करके वह अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। यानी मीन्स ये प्रोसेस था आपका। क्लियर हो गया पूरा?